प्रभात विधानसभा की आज कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन इस दौरान कई तरह के हालात देखने को मिले। तीखी नोकझोंक हुई। बात इसलिए करना जरूरी हो जाता है कि अब से कुछ दिन पहले प्रबोधन कार्यक्रम हुआ था और उसमें जितने भी वरिष्ठ थे, अनुभवी थे विधानसभा में, सदन में काम करने वाले, उन सभी ने अपने अनुभव साझा करते हुए ये कहा था कि सदन की गरिमा होती है। पक्ष और विपक्ष दोनों का एक समय जो होता है उसका इस्तेमाल करने का तरीका उनको आना चाहिए। बहस में जो वक्त खराब होता है वो जनहित के मुद्दों से दूर लेकर चला जाता है। आज भी कई मुद्दों को लेकर बहस हुई। इसे और कैसे सार्थक किया जा सकता है, पुराने अनुभवों से कैसे सीखा जा सकता है, इन सभी विषयों को लेकर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। राजस्थान विधानसभा में एक बहुत लंबा अनुभव रखने वाले और पूर्व उप मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है सदन को चलाने में, उसकी जिम्मेदारी निभाने वाले मदन राठौड़ जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब और महेश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। सबसे पहले राठौड़ साहब आपके पास आना चाहेंगे। आज का दिन अगर हम इसको विधानसभा के हिसाब से देखें, विधानसभा की कार्रवाई के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो तीखी नोकझोंक हुई, बहस हुई। जिन विषयों को लेकर आज लग रहा था कि अभिभाषण पर बहस के बाद कुछ ऐसे सवाल भी निकल आएंगे या फिर बहस में ऐसी चीजें डिस्कस होंगी जो एक सकारात्मक पहलू को सामने लेकर आएंगी और सदन का जो समय है उसको ये कह सकते हैं कि आज उसका सार्थक इस्तेमाल हुआ। आप आज के दिन को लेकर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, जो भी महामहिम राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते हैं वो कैबिनेट द्वारा मंजूर करके, जो नई सरकार बनी है तो कैबिनेट उसको मंजूर दे करके और वो राज्यपाल महोदय से पढ़वाती है। राज्यपाल महोदय उसको सदन में प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद में इस पर चर्चा होती है, बहस का धन्यवाद प्रस्ताव के महामहिम राज्यपाल को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं राजस्थान विधानसभा। तो उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव जैसे अनीता बदेल जी ने रखा और जिसका समर्थन बाबू सिंह जी शेरगढ़ ने किया, तो उसके बाद में जब ये हरिमोहन जी ने वापिस उसका और अपना विपक्ष का जो दायित्व निभाना होता है उस पर जब वो अपना दायित्व निभाते हैं, उस पर कोई कमी निकालते हैं, कोई ऐसी बात, अब आप जानते हैं कि सत्ता पक्ष ने तैयार किया तो पूर्व की सरकार ने कोई गलती की होगी तो उसका भी थोड़ा बहुत इसमें उल्लेख करते ही करते हैं। फिर नई सरकार क्या करने वाली है, उसका क्या काम किस ढंग से रहेगा, किस प्रकार से हम और उसको अच्छा करेंगे, या पूर्व सरकार की कौन सी योजनाओं को हम आगे लेकर के जाएंगे, ये सारा वो नई सरकार जो तय करती है उस पर चर्चा होती है। तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, उसमें बिल्कुल कमी कोई निकाले, ये विपक्ष का दायित्व है वो निश्चित रूप से, और उस पर अपनी राय रखे कि इसमें ये गलत था, ये सही था, इसको चेंज नहीं करना चाहिए था, या इसको और गति बढ़ाने की जरूरत है, ये सब बातें वो विपक्ष भी रखेगा। तो विपक्ष का काम है कि सरकार जो है उसको सही दिशा में लाने के लिए अपना योगदान दे, सुझाव दे, फिर अंत में जाकर के धन्यवाद प्रस्ताव पर ये तीन जो समय निर्धारण होता है कि सत्ता पार्टी के लिए कितना समय रहेगा, वो सदस्यों की संख्या के आधार पर तय होता है कि कितने सदस्य अनुपातिक दृष्टि से कितने सत्ता पक्ष के हैं, कितने विपक्ष के हैं, कितने अन्य दलों के हैं और कितने निर्दलीय हैं, उन सबका समय निर्धारण होता है। तो उस समय के हिसाब से सबको अपना पूरा उपयोग करना चाहिए। इसमें नोकझोंक होती है, निश्चित रूप से होती है, लेकिन नोकझोंक भी चुभती हुई नहीं होनी चाहिए, या होनी चाहिए, उसमें तर्क के आधार पर होनी चाहिए कि आपने जो बात कही है उसमें ये सही नहीं है, ये सही है। यहाँ तक कि विधानसभा में तो ये भी तय है कि जैसे असत्य बोलता है कोई तो उसका झूठ से आप झूठ बोल रहे हो ये भी नहीं कह सकते। इसमें भी मतलब संहिता तय है, निर्धारण है कि किस प्रकार से बोलना चाहिए, शब्द प्रयोग कैसे करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या है कि नए सदस्य होते हैं वो इसका ध्यान नहीं रखते। कई बार विपक्ष ने कोई आक्षेप लगाए हैं तो सत्ता पक्ष उत्तेजित हो जाता है और सारा विषय गौण हो जाता है, विषयांतर हो जाते हैं, सब दूसरी दिशा में चले जाते हैं जो जिस विषय पर चर्चा करना होता है। तो ये सब ध्यान रखने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है, आपने कहा कि प्रबोधन का जो कार्यक्रम हुआ था, सभी धनखड़ साहब भी आए थे, उपराष्ट्रपति जी और अपने घनश्याम जी तिवारी जैसे वरिष्ठ लोगों ने भी उसमें बताया था, राजेंद्र राठौड़ वगैरह ने भी, कि भाई किस प्रकार से काम अपना समय का उपयोग करके किस प्रकार से आक्रामक तरीके से लेकिन तर्क संगत कोई भी बात रखें तो उसका उपयोग होना चाहिए। लेकिन थोड़ा भूल जाते हैं, उसका पालन तो निश्चित रूप से होना चाहिए।
वही जी, प्रबोधन कार्यक्रम खासतौर पर उन नए विधायकों के लिए होता है जो पहली बार चुन कर आए हैं, जिनको किस तरह से काम होता है विधानसभा में, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, सदन की क्या नियम होते हैं, क्या गरिमा होती है, उनको लेकर उनको एक तरह से सीख दी जाती है और ये बताया जाता है कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन आज पहले दिन का अनुभव, सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि जो वरिष्ठ विधायक हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो नए विधायकों को सिखाएं। पहले दिन जो सीख की जो पाठशाला है, सदन की जो पाठशाला है, अगर उसमें इस तरह का सीख देखने को मिलेगी, तो मुझे तो लगता है कि एक परंपरा बन जाएगी कि बहस जब तक नहीं करेंगे, तीखी बहस जब तक नहीं करेंगे, जब तक इस तरह के गर्मा-गर्मी नहीं होगी, गहमा-गहमी नहीं होगी, तब तक ये लगता है कि सदन सही ढंग से चला ही नहीं। नए विधायक तो ये सीख लेकर जाएंगे फिर। नहीं नहीं, बिल्कुल नए विधायकों को। मेरा महेश जी से सवाल था सर। महेश जी। जी, जो जो जिस तरह की जो परंपरा रही है, गरिमा रही है सदन की, वो एक धीरे धीरे एक प्रोसेस है उसका, कि कुछ जो अभी सत्ता में जो दल है, वो जो उसमें कम अनुभवी लोग आ गए हैं, और जो विपक्ष है उसमें अनुभवी लोग बाग ज्यादा हैं। उन्हें मालूम है कि क्या जो दाव पेच कैसे किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। और जो जहां तक जिस बात को लेकर के जो ये बात हुई है कि साहब उसमें जो विवाद का जो मूल ये था कि पुरानी सरकार की इसमें पूरा मतलब योजनाओं के बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा उनके पक्ष में सकारात्मक या कुछ नहीं बोला गया इस नए भाषण में। तो ये भी एक बात सही है, क्योंकि अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है। सत्ता परिवर्तन में निश्चित रूप से ये संक्रमण जो काल है, इस संक्रमण काल में ही पुरानी सरकार की ये जो भाषण जो तैयार होता है, अभिभाषण, वो कुछ पुरानी सरकार का होता है, कुछ नए सरकार का विजन और पुरानी सरकार की उपलब्धियां। तो जो जो ऐसी सूरत में जो विपक्ष में आज जो बैठा है, वो अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही सुनना चाहता है। वो ये कहता है कि वो ये सरकार मौजूदा सरकार है, तो ये हमारे बारे में मतलब क्या कहते हैं, जो भी इनके लोग बाग हैं वो हमारे बारे में उस पर तारीफ करें। तारीफ होनी चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से कई कमी है तो उसको भी उजागर करना चाहिए। जो ये अपेक्षा भाव जो होता है, और वही तनाव का कारण बनता है। और क्योंकि जिसकी बूते पे सत्ता जो परिवर्तन हुआ है, वो तो उसी इन्हीं खामियों को लेकर के आगे बढ़ा था और उसने चुनाव जीता है, तो उसकी अपनी प्रतिबद्धता होती है। तो ये सारी चीजें होने के बाद में, लेकिन सभी सदस्यों को इसमें इसकी सदन की गरिमा, समय, इसकी कीमत और ये मतलब उनके अध्ययनशीलता, ये बहुत जरूरी है कि जो भी सदस्य हो, चाहे मंत्री हो चाहे सदस्य हो, वो इस तरह से मतलब क्या कहते हैं, मतलब पारंगत होने चाहिए जो सदन के ऐसा लगे कि हाँ ये आदमी बहुत यूटिलाइज हुआ है जनता की आम समस्याओं को समझने के लिए और उन पर जवाब देने के लिए। तो जहां मतलब क्या कहते हैं, सबसे जो माइनस पॉइंट ये है कि नई जो टीम आई है वो बिल्कुल अनुभव, उनके पास अनुभव बहुत कम है, और जो जो अभी समय विपक्ष में जो बैठे वो बहुत मजे हुए लोग बाग हैं। तो ऐसी सूरत में नई जो सत्तारूढ़ सरकार है उसे बहुत मतलब मजबूत होकर के फिर मैदान में पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। एक ये भी एक बहुत जरूरी है। तैयारी तो खैर होनी चाहिए। बैठक होती है, विधायक दल की जो बैठक होती है उसमें अपनी तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष ये पूरी तैयारी भी करता है कि क्या सवाल लेकर जाएंगे और किस तरह से, अगर सत्ता पक्ष है तो विपक्ष की तरफ से क्या सवाल आएंगे, उनका कैसे मुकाबला करना है। आप राजीव साहब, संयम और गरिमा ये दो ऐसे मूल्य हैं जो विधानसभा में या किसी भी सदन में होने चाहिए। संयम जल्दी खो देना, गरिमा को तार तार कर देना, क्योंकि शब्दावली जो इस्तेमाल होती है, ये बात सही कही राठौड़ साहब ने, बहस होगी, तीखी बहस भी होगी, लेकिन शब्दावली आप कैसी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके क्या मायने हैं। आज भी कई शब्दावलियां ऐसी इस्तेमाल हुई, पुरानी शब्दावलियां जो प्रचलन में रही, जिनको लेकर काफी विवाद भी हुआ। बात को कहने का तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन जब लगता है कि कटाक्ष बढ़ते बढ़ते निजी हो गया है, पार्टी की बजाय निजी कटाक्ष किसी व्यक्ति पर सदन में हो रहा है, मुझे लगता है कि सबसे पहले भटकाव यहीं से शुरू होता है। देखिए प्रभात जी, आपने सही मुद्दा उठाया। तो जो निजी कटाक्ष जो कर दिए जाते हैं, उनसे कई बार आवेश के क्षण आ जाते हैं विधानसभा में।
तो उसमें वरिष्ठ सदस्यों का एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सदस्यों को समझाएं कि आवेश एक सीमा तक तो सही है, विपक्ष का ही ज्यादा आवेश आता है और विपक्ष की बातों पे फिर सत्ता पक्ष के लोग भी आवेश में आ जाते हैं, तो टकराव की भी स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में स्पीकर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। नेता प्रतिपक्ष, तो सदन के नेता, मुख्य सचेतक, इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन आवेश के क्षण कुछ समय के लिए ही रहने चाहिए। विधानसभा तो जनहित के लिए है, जन समस्याओं को उठाने का एक मंच है, तो वहां उठाए जा सकते हैं। लेकिन इस बार की जो विधानसभा है उसमें काफी नए सदस्य बड़ी संख्या में आए हैं, और मैं तो आज का दिन जो पहला सत्र है, पहला दिन था बहस का, डिबेट का, प्रश्नकाल का, शून्यकाल का, तो मैं तो एक ग्रेस मार्क दूंगा इस चीज को सभी सदस्यों को कि आज पहले दिन हो सकता है किसी से कुछ चीजों का उल्लंघन भी हुआ हो, तो उसको आने वाले समय में अब रोकना चाहिए। तो जो नए सदस्य हैं उनको पूरी एक तैयारी भी रखनी चाहिए, उनको सदन के नियमों की, परंपराओं की, गरिमा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से नए सदस्य इन चीजों को देखते हैं, लेकिन आज जो कुछ चीज हुआ, कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने, विपक्ष के उन सदस्यों ने ही उठाया, और जवाब भी सत्ता पक्ष के ऐसे सदस्यों ने दिया जो पुराने सदस्य भी रहे हैं सदन के। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं अब एक संयमित रहना चाहिए कि इनको, वरिष्ठ सदस्यों को ये भी देखना चाहिए कि उनका आचरण नए सदस्य देख रहे हैं, तो जो उनका आचरण होगा नए सदस्य वही सीखेंगे, वही आने वाले समय में होगा। आज तो पहला दिन है, जैसा मैं पूर्व में कह चुका कि आज का दिन के लिए तो आज की कार्रवाई को तो ग्रेस मार्क दिया जाएगा, उसमें किसी के लिए आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए जा सकते। और जहां तक अभी महेश जी और मदन जी ने भी कहा, जो अभिभाषण है वो सरकार का अभिभाषण होता है एक तरह से, राज्यपाल के श्रीमुख से सामने आता है, जन आम पूरे प्रदेश के सामने आया। उसमें नई सरकार बनी है, सत्ता बदलने वाली अलग पार्टी की सरकार बनी है, तो निश्चित रूप से जो सरकार बदली है वो उस चीज का सामने लाएगी कि सत्ता आखिर क्यों बदली। तो उन चीजों को बदलने के लिए जो पिछली सरकार की योजनाएं थी उनको आलोचनात्मक तरीके से पेश करेगी। अब उसमें हो सकता है कि जो आज विपक्ष में, पूर्व में सत्ता में थे, उनको वो आलोचना, कटु आलोचना लगे, तो उस चीज का लेकर उन्होंने विरोध किया होगा। लेकिन विरोध का भी एक तरीका होता है, आप अपने डिबेट में शामिल होइए, उसमें अपने जो आप वाद विवाद में शामिल होंगे तो अपने वक्तव्य में इन चीजों को सामने लाइए कि सरकार ने ये गलत चीजें सामने लाई, हमारी सरकार ने इस तरीके की अच्छी योजना चलाई, लेकिन जनता की नाराजगी किसी और कारणों से थी तो हमको सत्ता से बाहर कर दिया। ये विपक्ष का दायित्व है। सत्ता पक्ष का ये दायित्व है कि अब वो जो आने वाले समय में करने वाले हैं, जनता के लिए जो चीजें सामने लाएंगे, कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे, किस तरीके की लाएंगे। उनके अब केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार है जिसकी राज्य में डबल इंजन की सरकार कही जाती है, तो क्या फायदा आम जनता को मिलेगा, उस चीजों को सत्ता पक्ष के लोगों को सामने रखना चाहिए, जिससे आम आदमी ये समझे कि भाई उसने जो सत्ता परिवर्तन किया है वो जनता के हित में हुआ है। तो जनता के हित में हुआ है तो सरकार को उस चीज का रोड मैप सामने रखना पड़ेगा। अपने जवाब में क्या देती है सरकार जवाब, कि किस रूप में वो चीजों को सामने लाएगी आने वाले समय में। पूरे एक साल का रोड मैप एक तरह से अभिभाषण में आता है, तो वो तो उन्होंने दर्शा दिया, लेकिन जवाब में और भी चीजें क्लियर करेंगी जो विपक्ष मुद्दे उठाएगा अभिभाषण के, उनको लेकर। जी प्रभात जी। जी राठौर साहब, आसन की एक गरिमा होती है और उस गरिमा को बनाने की जिम्मेदारी जो शासन पर बैठे हुए हैं उनके साथ, उनसे ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की होती है जो सामने बैठे हुए हैं। आज कई बार ऐसे मौके आए जब आसन पर खड़े होना पड़ा। मतलब ये जो स्थितियां हैं तब आती हैं जब लगता है कि हालात काबू से बाहर हो जाएं, जबकि अध्यक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़े। ये स्थिति आज पहले दिन नहीं आनी चाहिए थी, और ये मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा जो सवाल खड़े करती है ये उन 200 लोगों पर खड़े करती है जो सामने बैठे हुए हैं। उनकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि वो इस हालात को तो आने नहीं दे, कम से कम पहले दिन तो नहीं। ये ठीक कह रहे हैं आप। अभी जैसे आदरणीय महेश जी ने कहा कि सत्ता पक्ष में भी नए सदस्य आए हैं कई, तो विपक्ष अपने आप को धुरंधर समझ जाता है कई बार, और वो एकदम हमलावर होकर के और आक्रामक होकर के, और कि सत्ता पक्ष को पहले दिन ही एकदम भगा दो या डरा दो, दबा दो इतना कि वो कभी हावी नहीं हो पाए हम पर, वो कभी ऐसी गलती कर लेते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष का भी ये दायित्व बनता है कि वो भी थोड़ा मर्यादित रहे और विपक्ष भी मर्यादित रहे। विपक्ष के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उन लोगों को ये चाहिए कि अपने सदस्यों को समझाए कि नहीं, ऐसा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, आसन को सम्मान मिलना चाहिए, आसन को खड़े होने की जरूरत बहुत कम होनी चाहिए।
लेकिन अब कई सदस्य ऐसे होते हैं, जैसे महामहिम मतलब राज्यपाल का अभिभाषण था तो एक सदस्य वेल में आ गए, जबकि पहले तय हुआ था, इनकी सर्वदलीय बैठक के अंदर तय हुआ था कि हम बिल्कुल शांति से करेंगे। फिर बिजनेस एडमिन मतलब बीएससी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की जो मीटिंग होती है, उसमें भी ये लोग तय करते हैं, उसमें भी बैठ करके तय करते हैं कि नहीं हम क्या क्या करेंगे, क्या विषय लेंगे, कब क्या बात होगी। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। मैं वैसे एक बात है, सत्ता पक्ष को भी थोड़ा मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पूर्व सरकार की जनहित की योजनाओं को जारी रखा। ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसको मतलब हाँ मतलब ऐसी योजनाएं जैसे मान लो चाहे सिलेंडर की हो या रसोई वाली हो या और भी कई जो योजनाएं हैं, उनको उन्होंने कहा कि नहीं हम इनको बदलेंगे नहीं, जो जनता के हित की है उनको हम जारी रखेंगे। अन्नपूर्णा योजना है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसकी प्रशंसा करना चाहिए। और अभिभाषण में भी ये बातें दोहराई गई है। फिर कुछ नई बातें, कमियां तो निकालने का काम देखिए होता ही होता है। एक सरकार बदलती है, दूसरी सरकार आती है तो निकालेंगे, लेकिन उसमें विपक्ष को चाहिए कि नहीं ये आपने जो रखा है उसमें ये सही है, ऐसा बोलना चाहिए। इसमें क्षमा करने की जरूरत नहीं, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा मर्यादा उनको भी रखना चाहिए। और आगे भी मैं बताऊं आपको, जैसे प्रश्न होता है तो कोई भी प्रश्नकर्ता आसन नाम पुकारता है तो प्रश्न करता है तो मंत्री जवाब देता है तो दो पूरक प्रश्न करने का पहले अधिकार उसका है, प्रश्नकर्ता को अधिकार है। उसके बाद ये सदन की संपत्ति हो जाता है प्रश्न, तो सदन में कोई भी व्यक्ति और अपना बटन दबा करके और अपना पूरक प्रश्न कोई भी कर सकता है। उसकी भी मर्यादाएं हैं कि कितने पूरक प्रश्न हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रश्न को लेकर के और पूरा 1 घंटा ही खराब कर दे, ये भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा मर्यादित तो सबको ही रहना पड़ेगा, तब जाकर के ये सदन चलेगा। ठीक है, आगे से और भी प्रयास इस प्रकार के सबको मिलकर करना चाहिए। बिल्कुल महेश जी, प्रश्नों की बात चली। आज ये भी देखा गया कि जो प्रश्न थे उनके जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से जो पूछा गया था सवाल नहीं दिया गया, फिर पूरा प्रश्न पूछा गया बिना तैयारी, क्योंकि तैयारी की बात की जाती है और जो बैठकें होती हैं उसमें यही तय किया जाता है कि जो सवाल होंगे उनके जवाब, उनकी फ्रेमिंग, बेसिकली ये भी एक टेक्निकल चीज है कि उनकी फ्रेमिंग कैसी है। लेकिन यहाँ तो ये देखा गया कि सवाल कुछ और पूछा, जवाब कुछ और। महेश जी, यही मैं कह रहा हूँ कि कुछ हो सकता है कि अब नई टीम बनी है, नई टीम में कन्वर्ट भी कमी होने से, क्योंकि लेकिन आपने ये गलतियां ऐसे व्यक्ति से होना जो केंद्र की राजनीति में वहां अपने संसद में भी अनुभव रखा हुआ व्यक्ति हो, उनकी तरफ से भी ऐसी चीजें होती हैं। मतलब मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अनुभवियों से अगर इस तरह की चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं कोई तकनीकी कारण रहा होगा, उसको समझना जरूरी है। हाँ, ये बिल्कुल ये है कि जो प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न की मूल भावना क्या है और उस मूल भावना में ऐसी बात इस तरह से कही जाती है, कहने का भी एक स्टाइल होता है। एक तो ये है कि दूसरा मतलब क्या कहते हैं, नावी होने की कोशिश करता है, क्योंकि बहस का जो इश्यू होता है वो यही होता है। और दूसरा ये है कि तार्किक रूप से उसको जवाब देने का है। तो जिसमें जितना अच्छा कौशल होगा वो उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। ये नहीं कहें कि मतलब आखिर क्या है। और कोई भी कभी भी किसी भी रूप में ऐसा नहीं है कि बहुत अनुभवी मंत्री भी कुछ ऐसी अभद्र भाषा या मतलब संसदीय भाषा का प्रयोग कर जाते हैं, ये नहीं कहूंगा। लेकिन ये है कि आपको अपना परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि मंत्रिमंडल अगर मंत्री किसी प्रश्न का जवाब दे रहा है तो उसे अपनी जो तार्किक शक्ति और अनुभव, उसे उस चीज को समझने का अनुभव और जवाब देने का स्टाइल, ये बहुत होना चाहिए। क्योंकि ये एक तरह से ये मान के चलिए, ये एक तरह से पूरा तरह से एक छोटा सा एक मुकदमा होता है। उस मुकदमे में जिसके ज्यादा तर्क अच्छे होते हैं वही मतलब मुकदमा जीत जाता है। तो फिर वो चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, तो इसमें ये बारीकी है कि कैसे जवाब देने की अपनी स्टाइल होती है। बिल्कुल सही कहा कि जिससे विपक्ष भी संतुष्ट रहे, आप भी अपनी तार्किक क्षमता से उसका परिचय दें। और जो प्रशासन ने जो जवाब दिया, उपलब्ध किया, तो मंत्री का दायित्व तो ये है कि मिस्टर इसमें ये कमी है, ये भी मेरे को पूरी की जाए। सही बात, जानकारी दीजिए। तकनीकी जो पहलू है इसका यही है कि सवाल का जो मर्म है वो तो समझा जाए, क्योंकि सवाल में छुपी हुई लुकी चीजें ऐसी कुछ होती नहीं, सीधा सवाल होता है। अगर उसका मर्म समझ में आ जाए और उसकी बात समझ में आ जाए तो जवाब भी उसी तरह से तैयार हो जाए। प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी इसमें खैर तय होती है। राजीव जी, समय कम है, आपसे चाहूंगा, मौखिक जो भी बहस होती है वो तो समझ में आती है, लेकिन जब बहस यहाँ तक आ जाए कि आप ये मत समझना कि आप 5-7 लोग हो तो हम भी यहाँ 70 हैं,
तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि नजर आ रहा है। नहीं, वो तो कोई मतलब बात नहीं हुई कि 70 हैं या 40 हैं विपक्ष में। कटाक्ष के तौर पर चल जाता है, लेकिन ये ऐसा मौका है ही क्यों जिसमें संख्या बल बना के ये करना पड़े कि आप अगर 5-7 खड़े होते ये मत सोचना हम भी आप 70 हैं। हाँ, नहीं, वो एक जनता के हित की बात मैं मानता हूँ। विपक्ष बड़ा मजबूत है संख्या में। पिछली बार भी बीजेपी विपक्ष में थी तो 73 सदस्य थे उनके। तो विपक्ष तो लोकतंत्र में मतलब एक उसके मजबूती के लिए जरूरी भी है कि विपक्ष ताकतवर हो, संख्या बल में अच्छा हो। जनता ने तो बड़ा अच्छा फैसला दिया, विपक्ष भी मजबूत दिया, सरकार भी पूर्ण बहुमत की थी, तो जनता का कहीं दोष नहीं है। अब इन दोनों को मिलके जो जनता की समस्या है वो सुलझाना चाहिए। और जहां तक अभी आप प्रश्नकाल की बात कर रहे थे, तो प्रश्नकाल में ये जरूरी भी है और होना भी चाहिए कि जो प्रश्न करता है उसको सरकार कहीं ना कहीं अपने जवाबों से संतुष्ट करे। मंत्री की पूरी जिम्मेदारी है कि वो प्रश्नकर्ता को संतुष्ट करे कि वो उसने जो मुद्दा उठाया है वो जनहित में ही उठाया होगा, उसने किसी और उद्देश्य से नहीं उठाया होगा। तो जनहित के जो सब को सकाता प्रश्नकर्ता को संतुष्ट करना चाहिए। बिल्कुल, कुल मिलाकर जो भी यहाँ पर बहस होती है उसका एक ही जो मकसद होता है वो ये होता है कि जनता जिसने उनको जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनकर भेजा है वो अपनी बात, अपने लिए क्या सुविधाजनक जिंदगी के लिए क्या चीजें होनी चाहिए उनको लेकर वहां पर सवाल उठाए। अगर कोई सवाल उठा है तो विपक्ष की तरफ से अगर कोई सवाल उठा है तो संबंधित मंत्री की जिम्मेदारी बैठती है, विभाग के मंत्री की, उनका जवाब दे। जवाब तार्किक होनी चाहिए। कुल मिलाकर समय का सदुपयोग होना चाहिए। प्रबोधन कार्यक्रम में जो सीख दी गई थी उस सीख को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आज पहला दिन है, आज के पहले दिन का अनुभव आगे भी काम आएगा, लेकिन पहले दिन के अनुभव से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जितना भी सत्र चलेगा उसका सही और समय पर जो सत्र पूरा होगा सही सदुपयोग होगा। और सदन से बाहर जब बहस के बाद लोग जाएंगे तो दिल मिले हुए होंगे, दिल में किसी तरह की खटास नहीं होगी। बहस थी, सदन तक सीमित होनी चाहिए और वो तार्किक होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।